नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से राकेश सिरोही जी जुड़े हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और पिछले 17 सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं ये गन्ने की खेती पिछले 13 सालों से कर रहे हैं और इसकी खेती सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गन्ने की खेती ये सफलतापूर्वक कैसे कर रहे हैं, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, किस विधि से ये खेती करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, उत्पादन उनको कैसे मिलती है, और यदि गन्ने की खेती को लाभकारी बनाना है तो किसान किन बातों का ध्यान रखें। तो राकेश सिरोही जी, आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश रोई। मैं गंगा यमुना के बीच के दोआब क्षेत्र जिला बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है, एतमादपुर है मेरा। पिछले 17 वर्षों से हम खेती कर रहे हैं। पहले 4 वर्ष हमने सामान्य खेती की जैसे सब करते थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि खेती घाटे का सौदा हो रही है। हमने फिर फ्रेंच के द्वारा खेती शुरू की और उन्नत बीजों का चयन शुरू कर दिया। उससे हमें लाभ अतिरिक्त मिलना शुरू हो गया। उसके साथ साथ हमने गन्ने में तय फसली फसलें लेना शुरू किया, जो किसान के लिए अति आवश्यक है कि वो अपनी आय को बढ़ा सके और गन्ने में होने वाले अधिक खर्चे को बचाया जाए। जी। सर, अभी आप फिलहाल कितने रकबे में गन्ने की खेती कर रहे हैं? हाँ, इस समय मैं 11 हेक्टेयर में गन्ने की खेती कर रहा हूँ। अभी 11 हेक्टेयर में खेती इसी कर रहे हैं। सर, गन्ने की बुआई से पूर्व किसानों को खेत को किस तरीके से तैयार करना चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आज के समय की मांग के अनुसार हमारा किसान गहरी जुताई नहीं कराता है, जो गन्ने के लिए या किसी फसल के लिए अति आवश्यक है। हमारी मिट्टी एक लेयर में परिवर्तित होती जा रही है। कुछ 6 8 इंच के बाद एक लेयर बनती जा रही है, जो हमारा क्षारीय पानी होता है उसे लीच करता है जमीन में नीचे, वो नहीं जा पाता है। तो हमारे जो रासायनिक खाद है उनकी भी एक लेयर बनती जा रही है, जिससे हमारे किसान को नुकसान होता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 2 जुताई गहरी करके और उसमें ज्यादा से ज्यादा धूप लगाने की कोशिश करें, जिससे कि ऑक्सीजन का आवागमन मिट्टी में आसानी से हो सके। ठीक। अ, आप जो है गन्ने की खेती आप कब कब करते हैं? देखिए, गन्ने की खेती का समय, जो 2 समय सबसे उचित माने गए हैं, एक शरतकालीन, एक बसंतकालीन। लेकिन इस बार तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है, वर्षाकालीन भी बुआई शुरू हो गई है, जो लोग अगस्त माह में करते हैं। लेकिन इस समय जो हमारे शरतकालीन का जो समय है वो अब तो बीत चुका है, जिसके लिए 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक का सबसे उचित समय माना जाता है, जिसमें आर्द्रता अधिक रहती हो, तो टेम्परेचर -+25 से ऊपर रहता हो, तो उसमें जर्मिनेशन बहुत ज्यादा आता है। तकरीबन तकरीबन 99% तक आ जाता है, यदि किसान थोड़ी मेहनत करे। और बीज का चयन थोड़ा अच्छा करना चाहिए इसमें। और उस समय सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि बीज की उपलब्धता अच्छे से हो पाती है, तो आप बीज का चयन भी आसानी से कर पाते जी। तो जब बीज का आप चयन करते हैं तो उस समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? बुआई से पूर्व बीज का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं, या फिर बिना ट्रीटमेंट के ही आप सोइंग कर देते हैं? हैं। नहीं, बिना ट्रीटमेंट के सोई नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जो गन्ना बीज उत्पादक भी किसान हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये हमारे लिए सर्टिफिकेट दिया गया है कि हम बीज उत्पादन करें। और हमारे उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं, लखनऊ और शाहजहांपुर, जो ब्रीड संस्थान है। वो दोनों हमें जो नई वैरायटियां निकलती हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हम आसानी से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें किसानों को क्षेत्र में। उसके लिए हम करते क्या है, बीज का चयन जो संस्थान से आता है वो तो नई वैरायटियां आती हैं, लेकिन यदि हमें अपने खेत से भी करना हो तो ऐसे खेत से करें जिसकी बुआई की अवधि कम हो। मैक्सिमम 10 से 11 महीने में उस फसल की कटाई हो जाए। और उस खेत का हम लगातार निरीक्षण करते रहें, कीटनाशक और फफूंदीनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते रहें, ताकि हमारा जो गन्ने का बीज है वो सुरक्षित रहे। और हो सके तो मेरी सलाह है किसान भाइयों को कि गन्ने का आधा भाग जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी की बुआई करें। ताजा गन्ने के बीज की बुआई करें तो आपका जर्मिनेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। और गन्ने का जमाव ही गन्ने के उत्पादन की सबसे बड़ी कड़ी है, जिसमें हमारा किसान पिछड़ जाता है
और 30 से 35 या 40% तक ही किसान हमारा इसकी जमाव ले पाता है। अभी आप देखेंगे कि जो ट्रे विधि का है आजकल काफी थोड़ा सा प्रचलन बढ़ रहा है। तो अभी आप जो खेती कर रहे हैं परंपरागत तरीके विधि से कर रहे हैं या फिर कुछ आपने कोई मतलब नया तरीका ढूंढा है? है। देखिए, परंपरागत तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। नई विधि क्या है, फ्रेंच विधि है। पहले चलन चल गया है। उससे होता क्या है कि यदि आपके कहीं गन्ने का चिल्ड्रन या ब्यात बोलते हैं जो, वो कम भी रह जाता है तो वो आपका समय रहते पूरा कर पाता है। उससे होता क्या है, किसानों को ये लाभ मिल जाता है कि जो हमारी अतिरिक्त बीज डलता है उससे हम बचते हैं। और गन्ने के लिए अति आवश्यक है फसल चक्र। अब किसानों की जोत घटती जा रही है धीरे धीरे, तो उसके लिए हमारा मानना है कि किसान फ्रेंच से खेती करे। जहाँ पहले वर्ष 2 वर्ष हम टॉप लेते हैं गन्ने की, पहले 2 वर्ष जहाँ लाइन थी गन्ने की, अगले वर्ष वहां लाइन नहीं आएगी। तो हमारे खेत गन्ने के लिए वो एक तरह से नया प्लॉट मिल जाएगा। मिट्टी हमारे गन्ने दूसरी जो फसल हम लेंगे अगले वर्ष, वो नई मिट्टी मिल जाएगी। और उसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखें, वैरायटी का चयन हमेशा बदलते रहें। यदि आपने पहले कोई और प्रजाति लगाई है, तो अगले वर्ष जब भी आप बुआई करेंगे तो कोई और प्रजाति की बुआई करें, लगातार बुआई ना करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है, पिछले 5-6 वर्ष में 100% तक 0238 वैरायटी है जो बख्शी राम जी ने दी, और एक गन्ना किसान के लिए वो संजीवनी का काम कर गई। और जिसमें हमारे किसान के साथ साथ हमारे शुगर मिल भी उसका मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन इस समय वो लाल सड़न रोग से या टॉप बोरर रोग से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गई है, और हमारा किसान इस समय घाटे में जा रहा है। 3-3, 4-4 बार दवाई लगाने के बावजूद भी अपना गन्ना नहीं बचा पा रहा है। तो मेरी सलाह है कि किसान भाई जितना जल्दी हो सके समय रहते बीजों का चयन भी जल्दी से जल्दी परिवर्तन करते हैं। अच्छा। लगातार जो है किसानों को एक खेत में कितने सालों तक मतलब गन्ने की फसल लेनी चाहिए? देखिए, पहले हमारे बुजुर्ग 5-5, 6-6 वर्ष तक एक खेत में गन्ने की फसल लिया करते थे। अब ट्रेंड चल गया है कि 2 वर्ष में ही गन्ने की फसल, पेड़ी और पौधा दो फसल लेते हैं, दोनों उसके बाद खत्म कर देते हैं। लेकिन अब फिर से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि वो ट्रेंच विधि में बुआई करते हैं तो उसके साथ हम सह फसली बुआई कर पाते हैं। किसान को एक फसल का लालच जो होता है वो उसका बच जाता है, तो उसमें सह फसली सरसों की फसल लेके या गेहूं की फसल लेके भी वो तीसरे वर्ष की पेड़ी बचा पाता है, जिसमें किसान के लिए बचत हो जाती है कि उसे बीज या दवा का अतिरिक्त इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। उसकी एक अतिरिक्त फसल बढ़ जाती तो ये जो सब फसलें लेते हैं जैसे कुछ किसान गन्ना भी लेते हैं, गन्ने के साथ मक्का भी लेते हैं। तो ये जो सब फसलें जो खेती करते हैं गन्ने के साथ जो किसान, वो कितना फायदेमंद होता है किसानों के लिए, या उसका जर्मिनेशन पे गन्ने के इफेक्ट भी है। पड़ता है? गन्ने की फसल में जो भी आप सह फसली लेंगे, वो इतनी कोई भी फसल का चयन ऐसा करना है कि फसल आप इतनी बड़ी ना लें ताकि आपकी फसल को, वो गन्ने की फसल को दबा ले। उसमें छोटी फसलों का चयन करना है। दलहन की फसलें ले सकते हैं। तिलहन में आप सरसों लगा सकते हैं, या फिर आप उसमें वेजिटेबल्स में जा सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी और आपका गेंदा भी लगा सकते हैं। ऐसे अन्य कई सारी फसलें हैं जो आप लगा सकते हैं। ऐसी कोई फसल का चयन ना करें, जैसे मक्का हो गई या ज्वार हो गई। ऐसी फसलें क्या होता है, वो गन्ने को कवर कर लेती है, गन्ने को धूप और हवा नहीं मिल पाती, उससे वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आपके अनुसार जो ये मक्का है ज्वार है वो मतलब गन्ना गन्ना के साथ सफसली खेती करना उचित नहीं होता है? नहीं, गन्ने के साथ वो सहफसली नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ समय जो होता है वो बहुत कम होता है। गन्ने का ग्रोथिंग समय बहुत ज्यादा पीरियड होता है। वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है मक्का या ज्वार, और वो गन्ने को कवर कर लेती है। उसमें सनलाइट बिल्कुल नहीं जाती है, एयर भी बिल्कुल नहीं जाती है, तो उससे गन्ना हमारा पीला पड़ जाता है और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अच्छा। अच्छा, आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में लगभग कितने बीघे होते हैं और प्रति बीघा बीज कितना लगता है? देखिए, वो सभी जगह थोड़ा थोड़ा अलग होता है। हेक्टेयर की माप एक ही होती है, लेकिन कहीं 16 बीघा होता है, कहीं 12 बीघा होता है, कहीं 4 बीघा भी होता है। ठीक। तो हेक्टेयर की माप सभी जगह एक होती है। हमारे यहाँ हेक्टेयर का जो हमारी सरकारी विभाग के एक मानक है, उसके अनुसार 884 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे जिला बुलंदशहर की उपज
मानी गई है, जिसके अनुसार हमें पर्चियां भी शुगर मिल या हमारी समितियां इशू करती हैं। तो इतना ही है। बाकी कुछ जिले हैं, एक दो और भी ऊपर शामली है, मुजफ्फरनगर है। बाकी 600 650 तक भी जिले हैं ऐसे जिनकी उपज औसत 600 तक 650 तक भी है। अच्छा, जब बुआई करते हैं आप तो लगभग मतलब प्रति हेक्टेयर आपका बीज कितना लग जाता है? देखिए प्रति हेक्टेयर में वही मैं बता रहा हूँ आपको कि हम सामान्य विधि की हम यदि बिजाई करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 28 से 30 कुंटल हमारा गन्ना प्रति एकड़ में लग जाता है। प्रति एकड़? प्रति एकड़। तो उससे यदि हम उसी की बिजाई आप उसमें करें हम ट्रेंच में, तो वो ही बीज हमारा 12 से 14 कुंटल पर ही हमारा सिमट जाता है। और उसमें किसान के लिए आधी बचत हो जाती है। उसमें हमारा जो खाद की मात्रा है वो भी घट जाती है, पैदावार हमारी बढ़ती है, घटती नहीं। तो मैं किसानों को सलाह देना चाहूंगा कि सामान्य विधि के बजाय ट्रेंच विधि से खेती करना शुरू करें। अच्छा, ये जो बेंच विधि आप जो बता रहे हैं तो जो सामान्य विधि और इस विधि में जब जर्मिनेशन की बात आती है तो लगभग दोनों का रेशियो क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है? हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपने पूछा है। यदि आप ट्रेंच विधि से गन्ना बिजाई करते हैं तो तकरीबन तकरीबन आपका 75 से 85% तक जर्मिनेशन होगा। सामान्य विधि में आप गन्ना बिजाई करके हम पाटा लगा देते हैं, उसमें हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। कुछ हमारा ट्रैक्टर भी आंखें हमारी जो गन्ने की है वो फोड़ देता है। तो उससे हमारा इतना प्रभावित होता है कि 40% बहुत अच्छा प्रतिशत जमाव माना जाता है हमारा। सामान्य विधि में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, अगर दोनों की लागत की बात करें, जैसे आपने ये बताया कि मतलब गन्ना जो बीज है वो कम लगता है, खाद की बात है जी भी कम लगती है, लेकिन ये जी। इसके अलावा भी इसमें और भी कई सारे रिसोर्सेज लगते हैं जो बढ़ जाते हैं जो हाँ, सामान्य विधि की तुलना हमारा में। हमारा किसान डरता क्यों है कि हमारा हम्म। किसान इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंट्स नहीं यूज कर पाता। हम्म। फ्रेंच विधि खेती में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट्स की ज्यादा आवश्यकता होती है। ज्यादा क्या, छोटा ट्रैक्टर हो करने को आप सादा छोटे ट्रैक्टर से, बड़े ट्रैक्टर से भी कुछ लोग कर रहे हैं आज भी। उसमें थोड़ा सा मिट्टी जल्दी चढ़ानी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसमें लाभ है। और अब तो सरकार ने बहुत ज्यादा स्कीम चला रखी है, फार्म मशीन योजनाएं चल रही हैं, कस्टम हायर सेंटर योजनाएं चल रही हैं। उसमें हमारा किसान छोटा ट्रैक्टर ले लें या गांव का कोई भी एक छोटा बड़ा किसान समूह के रूप में भी ले सकते हैं इकट्ठे होकर। तो वो बहुत बहुत ज्यादा हद तक आपकी लेबर कॉस्ट जो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है उसे वो कवर करें। अच्छा, इसमें अगर प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर बात करें तो लागत दोनों में लागत में कितना अंतर आ जाता है? लागत में देखिए तकरीबन तकरीबन 30 से 40% का अंतर हो जाता है, क्योंकि सामान्य विधि वाली में भी लेबर बहुत ज्यादा लगती है। आपकी 3 बनाई तक सामान्य विधि में करानी पड़ती है, वो हम एक एक बनाई में हमारा काम में बच जाता है ट्रेंच वाले गन्ने में। और यदि आपने मिट्टी अच्छे से चढ़ा ली है गन्ने में, हम ट्रेंच वाले में, तो बनाई की आवश्यकता भी नहीं होती है, जिससे हमारे गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है और बीज के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि उसकी आंखें जो होती हैं जमाव के लिए वो बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाती अभी मतलब गन्ने की जो मतलब जो सबसे अच्छी जो कौन कौन सी किस्में हैं, जैसा कि आप सरकार के लिए किसानों के लिए बीज उत्पादन करते हैं, तो और है। कौन सी देखिए किस्में हैं जो किसानों को बोना चाहिए जिससे अधिक से अधिक इसमें उत्पादन ले सकते हैं? देखिए अभी सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों से जब से 0238 में ज्यादा प्रकोप हुआ है बीमारियों का, तो 13-235 से शाहजहांपुर संस्थान में वैरायटी निकाली है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। कोई भी वैरायटी को प्रिपेयर होने में 3 से 4 वर्ष लगते हैं कम से कम। तो 13-235 बहुत अच्छी चल रही है इस समय। और उसमें अभी 2-3 वैरायटियां 15-023 है। जो लोग गुड़ बनाना चाहते हैं या खांड बनाना चाहते हैं, वो अपना व्यापार इसमें भी देख सकते हैं। 15-023 में बहुत अच्छा क्वालिटी का गुड़ बनता है। उसके पश्चात अभी 2 नई वैरायटियां बिल्कुल अभी नई तत्काल में रिलीज हुई हैं, 18-231 और 16-16-202। एक अभी हमारे किसान में एक भ्रामक प्रचार फैला हुआ है कि आप केवल अर्ली प्रजाति के गन्ने की ही बिजाई करेंगे। होता क्या है, पर्चियों के लालच में हम
केवल केवल अर्ली गन्ने के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि सामान्य गन्ना हमारा बहुत अच्छी पैदावार देता है और रोग और कीट से भी मुक्त रहता है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक करनाल संस्थान की एक वैरायटी 17-0-18 रिलीज करी है। वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, मोटी मोटा गन्ना है। तो चाहे तो लोग उन्हें भी अपना सकते अच्छा, आपने चार पांच किस्मों का जो जिक्र किया, इनमें किसान अगर बोते हैं तो इन उत्पादन में मतलब कितना डिफरेंस आता है, या सबका एक समान ही आता है लगभग? हैं। ये बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि नई प्रजातियां रोग और कीट से मुक्त रहती है, तो किसान के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उसे कम दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो उसकी एक्स्ट्रा लागत बढ़ रही है वो घट जाती है। और नई प्रजाति वजन बहुत अच्छा देती है, कोई भी नई प्रजाति है उसका वजन भी बहुत अच्छा निकलता है। तो ये किसान के लिए फायदे का सौदा होता है। अच्छा, देखिए, जो कि किसान है क्या करते हैं कि एक बार मतलब सीड लाते हैं, उसके बाद से उसी से मतलब चेंज करते रहते हैं। जैसा कि आपने बताया, लाल सड़न रोग जो है एक गंभीर समस्या बन गया उसके कारण। तो किसानों को एक बार अगर बीज लाते हैं खरीद के किसी संस्थान से, तो कितने कितने सालों तक यूज करना चाहिए, उसके बाद नहीं यूज करना चाहिए? देखिए, हर बीज का समय होता है 8 से 10 साल तक, तो वो 3 से 4 साल डेवलप होने में लेता है। और 6-7 साल, 5-6 साल तक बहुत अच्छा उत्पादन देता है। होना क्या चाहिए, किसान को अपने खेत में थोड़ी थोड़ी फसलों का गन्ने के नई नई प्रजातियों का संतुलन बना के चलना चाहिए कि एक ही प्रजाति किसी के भी पीछे ना पड़े। होता क्या है कि लगातार हमने गन्ने में गन्ना लगाते रहे, या बहुत ज्यादा हमने बदलाव करा तो गन्ने में गेहूं लगा दिया काट के, और गेहूं काटने के बाद फिर से इसमें गन्ना लगा दिया, तो हमारे गन्ने को मिट्टी को समय नहीं मिल पाता कि हमारी रोग से लड़ पाए। उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का अवश्य इस्तेमाल करें गन्ने में विशेषकर, क्योंकि हमारी लंबी अवधि की फसल होती है। तो जिसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा चाहे तो आप गोबर की खाद में मिला के तैयार करके डालें। यदि आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, तो जो आप सितंबर या फरवरी मार्च में आप बिजाई कर रहे हैं, उसमें आप लास्ट जुताई के समय उसे ऊपर डाल के मिट्टी में मिला के या गोबर की खाद में मिला के तुरंत उसे छिड़काव करके उसकी जुताई कर देंगे। तब भी आपके खेत को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप ऊपर से कितनी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रकोप हम नहीं रोक पाते हैं। लाल सड़न का जो प्रकोप शुरू होता है वो जड़ से ही होता है। तो सबसे पहले हमें सॉइल ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। जी। अ, आमतौर पे अभी लाल सड़न रोग के अलावा और कौन सी जो समस्याएं हैं गन्ने की फसल में लगने की संभावना होती है? देखिए, गन्ने में सबसे प्रमुख 3 रोग होते हैं: रूट बोरर, शूट बोरर और टॉप बोरर। रूट बोरर का प्रबंधन हम बुआई के समय ही कर सकते हैं, अच्छी तरह से बीज को उपचारित करके। और उसके साथ में हम कोई भी कीटनाशक नीचे गन्ने के बीज के साथ बुझाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा शूट बोरर। जब हमारा गन्ना जमने के बाद 40 से 45 दिन का होता है, उस समय शूट बोरर का प्रकोप शुरू होता है। तो उस समय आप कोई भी क्रॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, तो वो आपके गन्ने को आसानी से बचा पाएगा। रहा हमारा टॉप बोरर का, 0238 वैरायटी टॉप बोरर का भी प्रकोप बहुत ज्यादा रहा है। तो उससे उसके लिए बचाव के लिए हमारे पास रासायनिक के अलावा अलावा जैविक में भी इसका रोकथाम के लिए काफी सारे ट्राइकोकार्ड हैं और फेरोमोन ट्रैप हैं। अब सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव मुझे लग रहा है वो लाइट ट्रैप है। यदि हम अपने खेतों में शाम के समय लाइट ट्रैप लगा देते हैं, तो उससे कीट बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इसमें हमारा बहुत ज्यादा बड़ा कोई खर्चा भी नहीं होता है, और वो प्रकृति के लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो यदि हम 3 घंटे या 4 घंटे शाम के समय अपने खेत की लाइट जला दें, उसके नीचे कोई भी कीटनाशक 2 बूंदे डाल के पानी में परात रख दें, या कोई बर्तन ऐसा रख दें जिसमें पानी भर जाए, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसमें किसान का कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। जी। अच्छा, अभी आप जो खेती कर रहे हैं, अभी देखेंगे कोविड के बाद से जैविक खेती की काफी चर्चा होने लगी है। और जैसे जी। आपने गन्ने की किस्म की चर्चा की कि मतलब अगर कोई गुड़ बना के बेचना चाहता है, आप देखेंगे ऑर्गेनिक जैगरी के नाम से भी आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। तो अभी आप जी। रासायनिक विधि से खेती कर रहे हैं या जैविक से, या दोनों के बीच के रास्ते चल रहे हैं अभी? नहीं, देखिए, हम रासायनिक भी करते हैं और हमने प्राकृतिक खेती भी की हुई है।
हमारा तकरीबन 3 हेक्टेयर का प्लॉट ऐसा है जिसमें हमें प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उसमें हमने दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है। हम केवल उसमें जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ गोबर की कंपोस्ट खाद है उसी का यूज करते हैं, या जो अपने द्वारा हम तैयार करते हैं वही हम सब उसमें यूज करते हैं। उससे होता क्या है, हम अपने साथ साथ और लोगों का भी बचाव कर रहे हैं। हम उसमें गन्ने के साथ फसलें भी ले रहे हैं। तो वो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट ये है कि एक फसल के साथ कई सारी फसलें ली जाए। एक दूसरे का इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है, जिससे कीटों की रोकथाम भी होती है और हमारी फसल भी सुरक्षित रहती है। ठीक। अ, अभी फसल कोई भी हो, सिंचाई प्रबंधन तो बेहद जरूरी होता है। तो सिंचाई गन्ने की फसल में किसानों को कब कब करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़े भ्रामक हम इसी प्रचार में आजकल दबे हुए हैं कि हमारा किसान करता क्या है, कि हमारा किसान धान की तरह समझता है कि गन्ना भी पानी की बेल है, उसे पानी ज्यादा चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे साइंटिस्ट द्वारा भी ऐसा समझाया जाता है, लेकिन किसान समझ नहीं पाते। सबसे बड़ा देसी फॉर्मूला है, जब तक आपकी जमीन सफेद ऊपर की सतह नहीं हो जाती है, तब तक आपको खेत में पानी नहीं लगाना है। हमारा किसान करता क्या है, आज हमारा थोड़ा सा 2 दिन हुए 3 दिन हुए पानी गया और फिर से पानी निकाल दिया उसने। तो ऐसा ना करें। और क्योंकि हम तो गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के हैं, हमारे यहाँ पानी की अभी समस्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आने वाला समय ऐसा आएगा कि कभी विश्व युद्ध हुआ तो पानी के लिए ही होगा। तो उसे भी हमें बचा के चलना है। तो सरकार हमारी इस पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। हमारे किसानों को 18 से 20%, 15 से 20% तक ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी देनी है। किसान को 15% या 20% देना है। बाकी सारा सरकार दे रही है, तो उसे आप यूज करें। उससे होता क्या है, आपका जो भी रासायनिक खाद आपको देना है वो सामान्य रूप से सबके लिए इक्वल आप यूज कर पाते हैं, जिससे हमारे किसान का छिटकने का खर्चा बचता है। और जो वेस्टेज जाता है वो भी बचता है, वो सीधे पौधे की जड़ में ही जाता है। तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसका इस्तेमाल अवश्य करें। इससे किसान की पैदावार बढ़ी है, ये हमने खुद हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमने खेतों में अपने में लगाया हुआ है। इसका अतिरिक्त दोहन पानी का बचता है, और ये बहुत जरूरी भी है। तो ये जो आप ड्रिप इरिगेशन जो सिंचाई कर रहे हैं, आप आपके पूरे फार्म फार्म में है या सर कुछ ही हाँ, हिस्से में? पूरा फार्म। पूरे नहीं, फार्म में? पूरे फार्म में लगा हुआ है। ठीक। जो इसका हमारा बचा हुआ है उसमें हमने स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। उसमें जो हम फसलें लेते हैं, जैसे हमारी पत्ता गोभी हो गई या मटर हो गई, ऐसी फसलें जो है उसमें स्प्रिंकलर यूज ले लेते हैं। तो दोनों है अच्छा। हमारे पास लगे हुए। अच्छा, आप जो ये मतलब इतने बड़े रकबे में जो खेती कर रहे हैं, तो ये जो सारे जो मतलब आपके गन्ने हैं सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर मिल पे भी भेजते हैं आप? नहीं, कुछ हमें मिल पे भी भेजना होता है। सारा तो नहीं जा पाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मौसम के अनुकूल नहीं हो पाता है मामला, नहीं हो पाती है पूरी। पिछले वर्ष तो हम सप्लाई इतनी थी, हम नहीं दे पाए पूरा। इस वर्ष मौसम का ऐसी परिस्थिति हुई, बरसात लेट तक हुई, धान की कटाई लेट हो गई, तो प्रभावित हुई धान। लोगों ने फिर बिजाई कम की है इस समय। तो हमें सप्लाई शुगर मिल को करना पड़ रहा है। उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसको चलता रहता है। कभी उसमें हमारी प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जी। तो रेशियो क्या होता है चीनी मिल पे भेजने का और सीड में कन्वर्ट बेचने का सीड पर? इसका रेशियो घटता बढ़ता रहता है। मैक्सिमम 40-60 के आसपास तक रहता है। 40% हम शुगर मिल को बेचते हैं, 60% हमारा बीज में चला जाता है। और बीज भी जो रेट हमारा निर्धारण होता है वो सरकार द्वारा तय किया जाता है, या हमारे गन्ना संस्थानों द्वारा लिस्ट जारी करी जाती है। उसमें कोई ऐसा किसान ना करे कि कहीं एक्स्ट्रा रेट में कोई बेच दे, किसी किसान को बहका दे। वो इसलिए भी वहां से इस गन्ना ऐप पे लिस्ट डाल देते हैं कि ये किसान हमारे ऑथराइज हैं बीज बेचने के लिए। जी। तो ये जो चीनी मिल और ये जो बीज का, दोनों के रेट में कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है, लगभग सिमिलर होता है? नहीं, थोड़ा डिफरेंट होता है, तकरीबन 100 रुपये कुंटल का इतना तो रहता है, क्योंकि उसका देख रेख थोड़ी बीज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है।
कीट का फफूंदीनाशक का एक दो या दो इससे ज्यादा करने होते हैं हमें। ये जरूरी है। ठीक। तो अभी आपका जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि प्रति हेक्टेयर अभी आपका जो उत्पादन है वो 650 से लेके लगभग 900 करीब 884 क्विंटल जी बताया था, यही है ना? जी जी। तो अभी गन्ने के अलावा और आप क्या कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में? गन्ने के अलावा हमने बताया ना आपको, हम बाकी हमारी मेन क्रॉप गन्ना ही होता है, लेकिन जी। हम उसके साथ फसली में लेते हैं। हमारी पत्ता गोभी हो गई, हम्म। बैंगन हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया, लहसुन, प्याज, ये सारी फसलें हम हमेशा सह फसली में लेते हैं। गेहूं की जी। बिजाई भी करते हैं, गेहूं का काम भी है हमारा सीड का ही, क्योंकि हमने एक कृषक उत्पाद संगठन एफपीओ बनाया हुआ है, जो भारत सरकार द्वारा एक प्रमाणित किया हुआ है। जी। तो उसमें भी हमारे साथ 700 किसान हमारे जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी गन्ने का बीज अपना भी उन्हें देते हैं, और अपने उनका भी यदि उनके पास होता है बीज क्वालिटी का, तो हम उनका भी लोगों को भिजवाते हैं। जी। आपके एफपीओ का क्या नाम है? हमारे एफपीओ का नाम है सर अभयदान एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं आशा करता हूं कि जो भी किसान इस चर्चा को देख रहे हैं वो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। अब आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप अपने अनुभव के आधार पर इतने सालों से खेती करते आ रहे हैं, तो जो हमारे कृषि के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको गन्ने की खेती को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक धारणा बनी हुई है कि गन्ने गन्ना या किसी भी खेती को लिया किसान खेती को घाटे का सौदा समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सभी घाटे का सौदा समझेंगे तो कुछ खेती करेगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा टेक्निक के साथ आपको खेती करनी पड़ेगी। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं गन्ना किसान हूँ। उत्तर प्रदेश हमारा एक अकेला प्रदेश ऐसा है जिसने हमारे गन्ना विभाग के लिए या गन्ने की फसल के लिए अलग से गन्ना मंत्रालय बनाया हुआ है। मैं अपने माननीय योगी जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि गन्ना मंत्री हमारे लिए अलग से अपॉइंट किए गए हैं, जो हमारे गन्ना विभाग को ही देखते हैं। तो हमें कहीं कोई समस्या होती है तो हमारे अधिकारीगण या हमारे गन्ना मंत्री हमेशा हमारी मदद करते सहायता करते हैं। हैं। जी। जी। तो इसी के साथ राकेश जी, हम इस चर्चा को समाप्त करने जा रहे हैं। उससे पहले एक जानकारी और देना चाहेंगे कि जो कृषि जागरण जो है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में अनिवार्य रूप से कार्यरत है, और इस दौरान कृषि जागरण ने कृषि क्षेत्र में कई सारे किसान हित में पहल भी किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी जो पहल है मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका पहली बार आयोजन जो है पिछले वर्ष आईआरआई पूसा मेला मैदान में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें देश भर से सभी जिलों से किसान आए थे, जिनको जिले स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। और ये जो अवार्ड था पिछले वर्ष सिर्फ 15 कैटेगरी में दिया गया था। और जैसा कि अवार्ड का नाम है मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, मिलियनर यानी वो किसान जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वही किसान इस अवार्ड शो में आए थे। तो ये जो अवार्ड शो है इस वर्ष भी पिछले वर्ष के भांति 1 से 3 दिसंबर को पूसा आईआरआई मेला मैदान में ही आयोजित होगा। और इसमें इस बार जो है, जो 15 कैटेगरी पिछली बार था वो इस बार 300 कैटेगरी हो गया है, जिसमें से एक कैटेगरी शुगर केन का भी है। इसके अलावा भी और भी जो भी कैश क्रॉप है उन वो भी है उसमें। तो हम चाहेंगे कि जो भी किसान इस चर्चा को सुन रहे हैं, आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। और यदि कृषि जान द्वारा मेरा आपको शॉर्टेज। रजिस्ट्रेशन मेरा जी। रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। मेरा जी। रजिस्ट्रेशन पिछली बार भी हुआ था, लेकिन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमें नहीं वो हमारा रजिस्ट्रेशन अग्रेसित किया गया था, तो हमें मैं गया था वहाँ पिछले वर्ष भी, मेरे पास जी। मैसेज आया था। लेकिन चूंकि हमारा गन्ना केवी के विज्ञान से कृषि विज्ञान केंद्र से हमारा नाम नहीं गया हुआ था, तो हम वंचित रह गए थे पिछले वर्ष। आशा करता हूँ इस बार मिलेगा। जी। जरूर। जितना हमारी आपसे चर्चा हुई है उसके आधार पे तो आप उस श्रेणी में आते हैं। तो जी हम चाहेंगे कि जो अन्य जो किसान जो मतलब सुन रहे हैं, अगर वो ऐसा उनकी आमदनी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो एमएफओआई की वेबसाइट पे विजिट करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पे जाके एमएफओआई सर्च करना पड़ेगा, वहां पे विजिट करेंगे तो ये जो वेबसाइट है 12 भाषाओं में है। अपने भाषा को चुनकर अपने भाषा के अनुसार जो मांगा गया जानकारी है उसको भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भविष्य में उनको कृषि विभाग के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा नई दिल्ली में।
तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। राकेश जी, हम आशा करते हैं कि आगे ऐसे ही आप कृषि से जुड़े रहेंगे और ऐसे ही किसानों को लाभप्रद जानकारी देते रहेंगे। तो इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।